सीयूईटी 2025 को लेके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब कुछ में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे सामने है, मैं जिसको एक्सप्लेन करके सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने सब्जेक्ट्स दे सकते हैं, किन कोर्स के बच्चों को क्या पढ़ना होगा, क्या सिलेबस पढ़ना होगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में एक क्लैरिटी आ पाए। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और मैं पिछले 7-8 सालों से यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बच्चों को गाइड कर रहा हूं। देखिए, सीयूईटी 2022 में अलग पहली बार चालू हुआ, उसमें कुछ एग्जाम सीबीटी मोड में, मोस्टली सारे एग्जाम्स थे। फिर 23 में चला, उसमें भी गड़बड़ी थी सीबीटी मोड में। फिर 24 में इन्होंने हाइब्रिड मोड में किया, मतलब कुछ पेपर ऑफलाइन कराया, कुछ ऑनलाइन कराया। अब इस बार फिर से नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, नए बदलाव कर रहे हैं। क्या बदलाव है और क्या वो सच में यूजफुल है कि नहीं है, सारी चीजें बात करने वाले हैं। देखिए, ये यूजीसी का एक नोटिस है, इसमें इन्होंने एक बदलाव के नोटिस डाली है और इन्होंने ये भी बोला है कि हालांकि इसका डेट अब खत्म हो चुका है कि अगर आपको कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं। अब मानेंगे नहीं मानेंगे ये इनके ऊपर है, ठीक है। ये नोटिस तो वैसे 11 दिसंबर की है, ठीक है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये नोटिस, क्योंकि यूजीसी की ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। अब देखिए, इसमें सारी चीजें डिटेल में लिखी हुई है, जो अभी तक आप यूट्यूब वीडियोस में, न्यूज में पढ़ते थे, वो ऑफिशियल माध्यम से आप पढ़ सकते हैं कि सीयूईटी एक्चुअली क्या इंप्लीमेंट करने जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है, कि ये एग्जाम सीबीटी मोड में होगा, ठीक है ना। सीबीटी मोड में होगा, इसका क्या मतलब है कि ऑनलाइन पेपर होगा और सेंटर्स पे जाके होगा, घर नहीं दे बैठ के नहीं दे लेंगे, ठीक है। तो ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन पेपर होने जा रहा है, जैसा 22 और 23 में हुआ है। अब ऑनलाइन पेपर होगा तो उसके दो कंसिक्वेंस जो यहां नहीं लिखे मैं आपको बता देता हूं। पहली चीज कि जब पेपर ऑनलाइन होता है तो चूंकि सीट्स लिमिटेड है, कंप्यूटर हमारे देश में कंप्यूटर सेंटर्स लिमिटेड है, तो नंबर ऑफ कई शिफ्ट में पेपर होंगे। जब कई शिफ्ट में पेपर होंगे तो पेपर के लेवल में डिफरेंस आ सकता है, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होने की संभावना बढ़ सकती है। अब इसके बारे में नॉर्मलाइजेशन क्या है, अगर जानना चाहते हैं तो आप डालेंगे नॉर्मलाइजेशन बेसिक शिक्षा एक्सप्लेन, तो हमारी वीडियो आ जाएगी जो हमने एक्सप्लेन करी है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक नुकसान भी हो सकता है और कुछ बच्चों के लिए फायदा भी हो सकता है। नॉर्मलाइजेशन से आपका नंबर घट भी सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज आपके सामने, ठीक है ना, हमारे ख्याल से नॉर्मलाइजेशन बेकार चीज है, नहीं होनी चाहिए एंट्रेंस एग्जाम्स में, ठीक है। कैंडिडेट विल अलाउड टू अपीयर इन मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट, ठीक है ना। 5 सब्जेक्ट में ही आप अलाउड किए जाएंगे। जब पहली बार सीयूईटी आया था तो लगभग इसमें 60-70 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होते हैं, ठीक है। अब हर यूनिवर्सिटी की डिमांड ही है कि तुम इस सब्जेक्ट में एग्जाम दो, तुम इस सब्जेक्ट में, तो बच्चों को बहुत सारा सब्जेक्ट का पेपर देना पड़ता था। तो पहले 10 का इन्होंने ऑप्शन रखा था कि मैक्सिमम 10 से दे सकते हैं, फिर इन्होंने घटाया, उसको 9 किया, फिर पिछले साल 6 किया, इस साल और कम करके इन्होंने कर दिया कि 5 ही सब्जेक्ट मैक्सिमम दे सकते हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट किस कोर्स के बच्चे देंगे आगे जल्दी बात करेंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज बोला है कि आपका 12th में कोई भी सब्जेक्ट हो, आप किसी में भी पेपर दे सकते हैं। तो ये बात तो अभी भी थी कि आपका 12th में कोई सब्जेक्ट हो, आप किसी में भी पेपर दे सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज इन चीज को माने तब ना। कुछ यूनिवर्सिटी कहती है कि उसी में आप पेपर दीजिए जो आपके क्लास 12th में था। कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि हमारे यहाँ ये कोर्स करता है, आपके 12th में क्या था नहीं मैटर रखता, इसी सब्जेक्ट में आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो अब यूनिवर्सिटी के एंड पे जब क्लैरिफिकेशन आएगा तभी ये चीज क्लैरिफाई हो पाएगी। अदरवाइज आप पेपर तो पहले भी दे सकते थे किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये कोई बड़ा बदलाव नहीं है, ये कोई बदलाव नहीं है जो अभी तक मैं देख पा रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको पूरा दूध का दूध पानी का पानी करके समझा रहा हूं, क्योंकि हम लोग सीयूईटी के लिए बच्चों को मेहनत करते हैं। लगातार 3-4 सालों से बच्चों को सीयूईटी के लिए गाइड कर रहे हैं। इससे पहले बीएचयू एग्जाम के लिए गाइड करते थे। तो हम एक एक प्रोसेस को अपनी आंखों के सामने देखा है हमने, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं और उसमें प्रिपेयर भी कराते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करके वहां से तैयारी भी कर सकते हैं। देखिए, फिर एग्जाम का जो ड्यूरेशन होगा 1 आवर पर सब्जेक्ट होगा, 1 आवर ड्यूरेशन अक्रॉस ऑल द पेपर। अब 1 घंटे का पेपर होगा। पहले क्या होता था कि डोमेन के सब्जेक्ट्स के पेपर जो होते थे वो 45 मिनट, ठीक है ना, आपको मिलते थे कि, और उसमें आपको क्या होता था 1 घंटे का पेपर जनरल टेस्ट में मिलता था। तो यूनिफॉर्म कर दिया गया, 1 घंटे दे दिया गया, अच्छी बात है। और 1 घंटे दिया गया तो इसका क्या मतलब निकला, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब यह निकला बाबू कि यहां पे अब आपके पेपर का लेवल बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि 85 क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे, पहले आपके सामने लिमिट 40 क्वेश्चन 45 मिनट में करने रहते थे, या मान लो 50 क्वेश्चन 60 मिनट में करने रहते थे। अब हर सब्जेक्ट के 50 ही क्वेश्चन आ रहे हैं और 60 मिनट है, तो आपको लेवल तो बढ़ाएगा ना, क्योंकि टाइम आपको ज्यादा दे रहा है।
15 मिनट ज्यादा पहले के कंपेरेटिवली दे रहा, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा तो बढ़ाना बनता है, ठीक है। तो ये साफ साफ इंडिकेशन है जो आप भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। और पेपर जो भी आएगा मुझे लगता है कि डिलेटेड एनसीईआरटी पोर्शन से ही आना चाहिए, जो डिलेटेड नहीं है उसको अवॉइड करके जो बच गया उसी से आना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि ये चीज यहां कहीं लिखी नहीं है अभी तक, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या दिया है कि ऑल द क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी एंड देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, मतलब सभी क्वेश्चन करने होंगे। पहले ये रहता था 50 है 40 करिए, ठीक है ना, ऐसा रहता था 60 है 50 करिए, इस तरीके से रहता था, लेकिन अब वो नहीं होगा, ठीक है ना। अब आपको सारे क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें ये बात की जानकारी नहीं दी है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, पर कई सारे न्यूज आर्टिकल में ये चीज बताया गया कि हर सब्जेक्ट में 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि पहले 50 आते थे तो वो मान लिया गया है, बट इसमें अभी क्लैरिफाई नहीं है। ये बात को भी ध्यान देने वाली इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता हो कि 60 क्वेश्चन भी आ जाए 60 मिनट में, तो अपने को तब एक्यूरेसी पे ध्यान देना होगा, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा। और अगर 50 क्वेश्चन आते हैं तो अपने को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। ये आपको वही बता पाएगा जो पढ़ाता है, जो जानता है। बाकी ये यूट्यूबिया जो यूट्यूब पे ज्ञान देने वाले लोग बैठे हैं वो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए राइट चैनल को फॉलो करिए राइट जगह से, ताकि आपकी तैयारी में कोई भी किसी तरह का रुकावट ना आए, किसी तरह से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, कहीं और ना भटक के चले जाए। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे बेस्ड होगा। यही बात इस बात का प्रूफ है कि एनसीईआरटी में जो चीज सिलेबस नहीं है, जो डिलीटेड है, वो नहीं आएगा। तो मुझे लगता है कि जो न्यू एनसीईआरटी, अपडेटेड एनसीईआरटी है जिसमें पोर्शन डिलीट कर दिए गए, वो नहीं आएंगे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन 13 लैंग्वेज में होगा। ये तो पहले बात भी था, तो इसमें कोई अपडेट की बात नहीं है। 13 लैंग्वेजेस के जो एग्जाम होंगे, ठीक है ना, वो आपके लैंग्वेज के पेपर होंगे। दो लैंग्वेज आर नॉट मेड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। कह रहा है कि 13 लैंग्वेज के पेपर होंगे, और जैसे जिन बच्चों को बीए करना है फॉरेन लैंग्वेज में, उनको सिर्फ जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, ठीक है ना, उनके फॉरेन लैंग्वेज में एग्जाम नहीं होंगे। तो ये पहले भी था, ठीक है ना। उसकी जगह वो इंग्लिश लैंग्वेज का मांगते थे, अब उसकी जगह वो जनरल टेस्ट का मांग रहे हैं कि अगर आपको बीए फॉरेन लैंग्वेज से करना है तो जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा, ठीक है ना। जनरली फॉरेन लैंग्वेज की बेस्ट यूनिवर्सिटी है जेएनयू, और जेएनयू में फॉरेन लैंग्वेज से बीए करने के लिए आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज ऑलरेडी मांगा जाता था, तो वो रहेगा। तो ये भी कोई बड़ा बदलाव नहीं हमको, हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। फिर आगे जनरल टेस्ट करेंटली इन वॉक इज रीडिजाइन एट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये भी जनरल टेस्ट को अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर दिया गया। इसका क्या मायने, क्या मतलब है, समझिए। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर देना, इसका मतलब यह है कि अब उसमें एप्टीट्यूड पोर्शन को ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब मुझे लगता है कि रीजनिंग के पोर्शंस को थोड़ा ज्यादा बढ़ावा यहां पे देने की संभावना लग रही है। डाटा हैंडलिंग, ठीक है ना, डाटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, इन सब चीजों से थोड़ा सा पोर्शन बढ़ाने की क्लैरिटी मुझे लगती है। जब सिलेबस आएगा तो ज्यादा क्लैरिफाई होगा, क्योंकि जनरल टेस्ट तो ऑलरेडी था, इन्होंने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लिखा है। इसका मतलब यह है कि रीजनिंग पोर्शन की तरफ, क्योंकि कई इंटरव्यूज में भी यह चीज कहा गया है कि बच्चों के एनालिटिकल ब्रेन को टेस्ट करना है, तो वो रीजनिंग नॉर्मल लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन से ही टेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये चीजों को आपको ध्यान देना होगा कि जीटी में न्यूमेरिकल एबिलिटी तो देखो आपको नो डाउट पढ़ना ही पड़ेगा, उसके बिना जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। जी के तो आपका ऑलमोस्ट अच्छा होता ही है, ठीक है ना, बट आपको रीजनिंग पे थोड़ा ज्यादा अच्छा पकड़ बनाना पड़ेगा। ये हमको लगता है यहां से इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है ना। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो एक बहुत बड़ा यहां पे अपडेट है, ठीक है ना, कि कई सारे डोमेन को हटा दिया गया, जिसमें से एक मेजर डोमेन जो है वो है लीगल स्टडीज का डोमेन। ये सिर्फ इस बेसिस पे डिसीजन लिया गया है कि बहुत सारे कम बच्चे ही अप्लाई करते हैं। तो भाई कम ही यूनिवर्सिटी हैं जो बीएलएलबी पढ़ाती हैं, ठीक है, तो कम ही बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे। कम ही सीट है पूरे देश में, बीएलएलबी की सीट ही कितनी है बताइए। जहां बीए की सीट हजारों है, वहां सैकड़ों भी सीट नहीं है बीएलएलबी की। आप खुद सोचिए बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में, तो भाई बच्चे कम ही अप्लाई करेंगे ना, जहां कम सीट है वहां पे। तो ये चीज इन्होंने डिसीजन मुझे लगता है कि हड़बड़ी में ले लिए। तो लीगल स्टडीज आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, और एक बुरा डिसीजन है, ठीक है ना। बच्चों को लीगल देना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका कॉम्पिटिशन लेवल थोड़ा मेंटेन हो पाए, ठीक है। अदरवाइज इसके जाने से भी आपको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जनरल टेस्ट और लैंग्वेज सबके लिए अब एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। किसी ने भी जनरल टेस्ट पहले 12 से पहले नहीं पढ़ा है, तो सबके लिए एक बराबरी का पेपर हो गया, तो आपको सबको उसी लेवल पे जज किया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हालांकि आपको लीगल का नॉलेज थोड़ा बहुत चेक करना चाहिए, बट ये भी उनकी लॉजिक हो सकता है कि लीगल पढ़ाया नहीं जाता 12 तक, तो बच्चों की नॉलेज कैसे चेक की जाए। फिर यहां सवाल आ जाता है कि कोचिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए लीगल टेस्ट था, कई लोग कहते हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री की जरूरत ही तब पड़ती है जब आपकी संस्थाएं अच्छा काम नहीं करती। मैं एक फैक्ट बता रहा हूं आपको, मेरे घर में बच्चा पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी इंस्टीट्यूट में कहीं भी पढ़ रहा है, फिर भी वो कोचिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे, आपको गाइडेंस नहीं दे रहे। अगर आप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अच्छी चीजें बता देते तो हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बच्चा हमें देखता ही नहीं।
पर हमें बार बार एज ए कोचिंग इंस्टीट्यूट ब्लेम किया जाता है बच्चों कि हम लोग आपको भटकाते हैं, मिसगाइड करते हैं, ठीक है। और ये चीज हम लोग हमेशा लेने के लिए तैयार रहते हैं टीचर कम्युनिटी, क्योंकि हमने जब टीचर बनने का सोचा है तो ये सारी चीजों के बारे में पहले ही सोच रखा था कि हमारे ऊपर सवाल आएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, कि 23 सब्जेक्ट जो होंगे उनके नाम दिए हुए हैं, वही सारे नाम है जो मेजर मेजर नाम है आपके सामने, ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल एडमिशन विल बी मेड यूजिंग सीयूटी यूजी स्कोर इन कंप्लायंस विद यूजीसी गाइडलाइन। तो सीयूटी यूजी से ही सारे स्कोर्स को मिला के आपका मेरिट बनेगा इस बार सारी यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बातें होनी ही थी, ठीक है ना। अब इसमें दो चीजों के बारे में नहीं है जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, ठीक है, कि साइंस वाले बच्चों के लिए भी जीएटी कंपलसरी कर दिया जाएगा, ठीक है ना। पहली चीज कंपलसरी कर दिया जाएगा, एग्रीकल्चर हो चाहे कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, आईसीआर का बच्चा हो चाहे कोई भी बच्चा हो। दूसरी चीज, ठीक है ना, कि आपने बोला सर और यूजीसी के चेयरमैन ने, हम लोग देखो कोई चीज नहीं बोलते हैं, जो ये महाशय ये लोग बोलते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारी लोग, हम लोग बस एक्सप्लेन करते हैं, हमारा उसमें कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रहता, हम उसके बस मतलब समझाते हैं जो हमें समझ में आता है, ठीक है। कि सर आपने ये बताया था कि 2 बार एडमिशन होगा और एक ही बार एग्जाम होगा, तो 2 बार एडमिशन कैसे होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीटी मोड में एक बार ही पेपर होगा, उसी स्कोर के बेसिस पे 2 बार एडमिशन हो सकता है, कि अभी होगा और 6 महीने बाद भी एडमिशन होगा, तो उसी स्कोर के बेसिस पे हो सकता है। पहली चीज ये, अगर ये क्लैरिटी होती है तो, जो कि मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचिंग एकेडमिक फैकल्टी अभी उसके लिए तैयार नहीं है। मैं खुद बीएचयू के पास रहता हूं, मेरे बहुत सारे प्रोफेसर डीयू और बीएचयू में जानने वाले हैं, उनसे हमने बात करी है, उन्होंने बताया है कि अभी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं उस लेवल पे तैयार है, बट यूजीसी बहुत दबाव बनाएगी तो एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी चीज, साइंस में जीएटी पोर्शन का आना, देखो इसके भी थोड़े चांसेस कम हो सकते हैं इस साल से, अगले साल से भले बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो बताई गई थी, ये आपके इसरो के फॉर्मर चेयरमैन ने ये कमेटी बना के बताया था, और वो उन्होंने सारे एग्जाम्स को एक क्युमुलेटिव वे में देखते हुए बताया था, ठीक है। तो उन्होंने एक सजेशन के तौर पे दिया था, मुझे लगता है क्योंकि यूजीसी इसको सीयूईटी को लेकर थोड़ा ज्यादा सीरियस है, अपनी मैटर्स को ऐसा जैसे दिखाती है, ठीक है ना, दिखता नहीं है ग्राउंड पे बट वो मानती है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसको अभी इस साल से वो लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो साइंस वाले बच्चों के लिए कंपलसरी तो नहीं होगा, बस बहुत सारी यूनिवर्सिटी जीएटी मांगती है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल है बीएलएलबी वाले बच्चों के लिए क्या पढ़ना चाहिए? तो अभी के लिए आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज पढ़िए। बीए वाले बच्चे क्या पढ़े? आप भी जनरल एप्टीट्यूड, लैंग्वेज पढ़िए और 3 डोमेन पढ़िए जो क्लास 12 में पढ़े, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। साइंस के अगर पोर्शन है, आप आर्ट्स करना चाहते हैं, तो अभी आप बस जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पढ़िए, ठीक है ना। साइंस वाले बच्चे क्या पढ़े? आप 3 डोमेन पढ़िए जो क्लास 12 में आप पढ़े, चाहे पीसीएम, पीसीबी या एबीसी जो भी आपने पढ़ा, चाहे आईसीआर में जाना चाहते हैं चाहे किसी में भी, सभी बच्चों को मैंने बता दिया। कॉमर्स वाले बच्चे 2 डोमेन अपना पढ़े, अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, ये सब्जेक्ट्स आप पढ़िए। अभी मैंने आपके सामने पूरा क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, ये सारे बड़े बदलाव जो थे, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि अब तक क्या चेंजेस हुए हैं। बाकी जैसे ही कोई और ऑफिशियल अपडेट आती है और थोड़ा क्लैरिफिकेशन आता है तो हम आपको सिंप्लीफाइड वे में बताएंगे। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमसे जुड़ के, जहां पे लाखों बच्चे आने पिछले कई सालों से पढ़ के सेलेक्ट होके गए अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, तो आप हौसला बैच से जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लास 6 जनवरी से नए पैटर्न पे चालू होगी। नया बैच है, बिल्कुल लाइव क्लासेस चलेंगी, टेस्ट होगा, डीपीपी मिलेगी, और मात्र 2700 रुपये आपका है, मंथली नहीं पूरे कोर्स की फीस है। तो आप जाइए और लाभ उठाइए, 10% कूपन कोड लगा के 10 जनवरी से पहले अगर आप एडमिशन लेते हैं तो। इसके लिए बेसिक शिक्षा ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। किसी तरह की क्वेरी है तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू।